हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 की केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए हम लोग चैप्टर को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। एसिड का मतलब अम्ल, बेस का मतलब क्षार, सॉल्ट का मतलब लवण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। जो भी पदार्थ टेस्ट में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। अगर कोई भी हम अम्ल लेते हैं और नीले लिटमस पेपर पर हम लोग डालते हैं तो उस नीले लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे सिरका। सिरका क्या होता है? सिरका है विनेगर, जिसे हम लोग चाउमीन में डालने पर यूज़ करते हैं, वाइट कलर का, वो होता है हमारा सिरका। इसी को बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड। ये है जैसे हमारा एस्टिक एसिड CH3COOH, इसी को बोलते हैं सिरका या विनेगर। नींबू, इमली आदि ये सभी हमारे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ये हमारी नॉर्मल डिफिनीशन है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COOH, जैसे हम लोग ले लें CH3COOH। अगर इसे हम लोग क्या करते हैं? जल में घोलें तो ये क्या करता है? हमारा CH3COO- और H+ आयन में टूट जाता है। इसे बोलते हैं एसीटेट आयन। और ये होता है हमारा हाइड्रोजन आयन। ठीक है। तो जो भी पदार्थ हमारे जल में घुल करके क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। जैसे हमारा है HCl, इसे अगर हम लोग जल में घोलेंगे तो ये हमारा H+ आयन दे देगा तथा Cl- आयन दे देगा। ये भी हमारा क्या है? हाइड्रोजन आयन। और ये हमारा क्या है? क्लोराइड आयन। ये बोला है आर्हेनियस ने। मतलब कि आर्हेनियस के अनुसार हम लोग सिर्फ उन्हीं पदार्थों को अम्ल बोल सकते हैं जो जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। और जल में विलेय होने के बाद क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। इसके बाद एक थे हमारे ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी। इन्होंने क्या डिफिनेशन दी है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ को प्रोटॉन, उन्होंने H+ आयन कहा है, इन्होंने क्या बोल दिया है? प्रोटॉन। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी पदार्थ को प्रोटॉन H+ डोनेट कर सकते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl को जल में घोलने पर यह प्रोटॉन डोनेट करते हैं, इसलिए यह अम्ल होगा। जैसे देखिए ये है हमारा HCl। अगर इसे जल में घोल दें हम तो जल हमारा किस में टूटता है? सॉरी, ये जो हमारा HCl है, HCl हमारा टूटता है H+ आयन में और Cl- आयन में। और ये जो हमारा जल होता है इस H+ आयन को एक्सेप्ट करके H3O+ आयन बनाता है तथा यहाँ से हमारा क्या निकलता है? Cl- आयन। ये हमारे क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन। तो ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी के अनुसार क्या है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा है कि वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या कर सकते हैं? प्रोटॉन दे सकते हैं H+, इसी को बोला गया है प्रोटॉन, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन। मतलब कि जो दूसरे पदार्थ को क्या करते हैं? प्रोटॉन दे सकते हैं
अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए इस हाइड्रोजन या प्रोटॉन इस HCl ने H+ आयन या प्रोटॉन किसे दे दिया है, H2O को, जल को, तो ये क्या बना लेता है हमारा हाइड्रोनियम आयन, इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी के अनुसार भी हमारा क्या है, इस नियम के अनुसार अम्ल वही होंगे जो जल में विलय होंगे। मतलब देखिए डिफिनीशन क्या कह रहा है, डिफिनीशन कह रहा है अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन अगर दे सकते हैं तो जब हम उसे किसी भी पदार्थ को घोलेंगे तभी वो आयंस में टूटता है। किसी भी चीज में अगर हम किसी भी पोलर चीज को पोलर सॉल्वेंट में घोलते हैं, मतलब कि ध्रुवीय विलायक में घोलते हैं ध्रुवीय पदार्थ को, तो वही हमारे क्या होते हैं, पोलर फॉर्म में टूट जाते हैं, तभी हमारे यहाँ से क्या निकलेगा, H+ आयन निकलेगा, जिसे H2O एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, H3O+ आयन या हाइड्रोनियम आयन। इसके बाद लुईस आए हैं। लुईस क्या कहते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमारा ये NH3 होता है, अमोनिया। अमोनिया के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इनसे साझा कर लेते हैं, तथा इसके ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। देखिए इसके बाहरी कक्षा में बोरॉन हमारा होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, 5 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वो आएगा 1s2 2s2 2p1। इसकी बाहरी कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। इसे अष्टक पूरा करने के लिए कितने टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 की तो ये क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, 3 बॉन्ड बना लिए। अब इसके 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसकी बाहरी कक्षा में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी इसका क्या होता है, अष्टक पूरा नहीं होता है। तो ये जो हमारा अमोनिया होता है, ये अपना लोन पेयर इसे देकर के क्या करता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये इस रूप में। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, लुईस अम्ल ये होगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये देखिए वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, या इसी को बोलते हैं लोन पेयर, इसे हम लोग बोलते हैं लुईस अम्ल। तो यहाँ पे हमारे ये होगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लुईस अम्ल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो आयनन के आधार पर अम्लों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है हमारा दुर्बल अम्ल, इसे बोलते हैं हम लोग वीक एसिड। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, आयनन के आधार पर बताया गया है। ठीक है, तो वे अम्ल जिसे जल में घोलने पर पूरी तरह से क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, वे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमारा H2SO4, HCl, HNO3 आदि। जैसे हम लोग H2SO4 लेंगे, अगर इसे जलीय विलयन में इसे क्या करेंगे, पानी में घोलेंगे, तो ये जो हमारा H2SO4 है तुरंत क्या करेगा, जैसे हम लोग ले लें H2SO4 इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। एक्वस का मतलब होता है, ये जो एक्वस यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको, S मिलेगा। S का मतलब सॉलिड होगा, सॉलिड। L का मतलब लिक्विड, L का मतलब लिक्विड। G का मतलब होगा गैस, और
इस प्रकार लिखा होगा, इसे बोलते हैं एक्वस। एक्वस का मतलब होता है कि ये हमारा जो भी है ये हमारा जल में घुला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर हम इसे जल में घोलते हैं तो ये तुरंत अपने 2H+ आयन और SO4 -2 आयन में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन के रूप में, या हाइड्रोजन आयन, और ये सल्फेट -2 आयन के रूप में क्या होता है, टूट जाता है। तो वे पदार्थ या वे अम्ल जो जल में घोलने पर पूरी तरह से क्या होते हैं, अपने आयंस में टूट जाते हैं या आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार HCl को अगर हम लोग जल में घोल दें, HCl एक्वस के रूप में होगा, तो ये क्या होता है, तुरंत अपने आयंस में टूट जाता है, H+ और HCl- आयन में, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है, HNO3। HNO3 अगर हम लेंगे, HNO3 अगर ये लेंगे, ये भी हमारा क्या होगा, एक्वस होगा, तो ये H+ आयन और NO3- आयन में टूट जाएगा। तो ये होते हैं हमारे प्रबल अम्ल, जो पूरी तरह से क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। देखिए अब ये दोनों हम लोग नॉर्मल इन्हें लिख कर ही या याद करके ही समझ सकते हैं, बाकी इन्हें हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं कि क्या होता है। वे पदार्थ जो सीधे हम लोग इन्हें एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं कि जो पदार्थ हमारे पूरी तरह से टूट जाएंगे वो होंगे हमारे प्रबल अम्ल, और जो पूरी तरह से नहीं टूटते हैं या जो अधिक समय लेते हैं वो हमारे होते हैं दुर्बल अम्ल। लेकिन ये भी क्या होंगे, टूटेंगे। ये हमारा HCN है एक्वस रूप में, H+ आयन में ये भी टूट जाएगा, लेकिन और CN- में। इसी प्रकार एसिटिक एसिड जो होगा हमारा एसीटेट आयन और H+ आयन में टूट जाएगा। लेकिन ये क्या होते हैं, पूरी तरह से नहीं घुलते हैं या ये कुछ अधिक टाइम लेते हैं, ठीक है। ये होते हैं अम्ल। तो चलिए अम्ल के हम लोग भौतिक गुण देख लेते हैं। इनका स्रोत क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल जो होते हैं वे खट्टे होते हैं तथा जल में विलय हो जाते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि अम्ल क्या करता है, अनिल, जैसे है ये हमारा अनिल, तो यहां से पढ़ सकते हैं ये अम्ल क्या हो, अ से अन्य अम्ल, न से नीला, ला से लाल, मतलब जो अम्ल होगा वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, तथा इनका जो pH मान होता है वो 0 से 7 के बीच में होता है। तो चलिए इनकी रासायनिक प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम किसी भी अम्ल को धातुओं से अभिक्रिया कराते हैं, सक्रिय धातु को मतलब क्या होता है, एक सक्रियता सारणी होती है, उसमें जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वही सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन कर सकते हैं। अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम है, लिथियम, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है आदि से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे हमने जिंक ले ली या कैल्शियम ले ली। मान लीजिए हमने क्या किया, कोई भी जिंक धातु ले ली, इसकी रिएक्शन किसी भी अम्ल से करा दिया, मान लो इससे करा दिया HCl से या H2SO4 से करा दिया, तो ये क्या करते हैं, अपना स्थान क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। मतलब जिंक, यहाँ से देखिए क्या बनाते हैं, जो अम्ल होते हैं वे किसी भी एक्टिव मेटल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये भी हाइड्रोजन गैस बना देगा, ये भी हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, इसमें देखिए हाइड्रोजन गैस के रूप में ही निकालेगा, H2 के रूप में। कभी भी नवजात ऑक्सीजन, इसे हम बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, कभी इस रूप में नहीं निकलता है। जब भी निकलेगी हाइड्रोजन गैस तो इस रूप में ही निकलेगी। अब यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो इसके पहले हम लगा देंगे 2, ठीक है। ये बन गई हमारी हाइड्रोजन गैस, यहाँ से निकल गई। अब यहाँ पे हमारा 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 जिंक है, जिंक की वैलेंसी होती है +2, ठीक है। तो ये न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा,
दो क्लोरीन को जोड़ेगा, क्लोरीन की होती है -1, तो ये बना देगा जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ठीक है, अगर H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस ये भी निकालेगा, यहाँ से इसने हाइड्रोजन गैस निकाल दिया, यहाँ से बचा हमारा SO4-2, यहाँ से 2 प्लस के रूप में निकलेंगे, इसके ऊपर बचेगा SO4-2, और जिंक के ऊपर क्या होते हैं 2 प्लस चार्ज होते हैं, इससे जुड़ जाएगा, बना देगा जिंक सल्फेट। ये क्या है हमारा जिंक सल्फेट, ये बना देगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हमारा इसी प्रकार देखिए ये कैल्शियम है, ये हमारा HCl से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बना देता है, और हाइड्रोजन गैस, ये एरो 2 प्रकार से होते हैं, एक ऊपर की ओर होता है गैस होगा, अगर हम लोग इसी को नीचे लिखेंगे इस प्रकार तो ये होगा हमारा अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है, जो किसी भी अभिक्रिया के बाद टेस्ट ट्यूब में नीचे की ओर इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं धातु बाइकार्बोनेट। अगर कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं धातु बाइकार्बोनेट, से अभिक्रिया करके सॉल्ट का मतलब लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे रिएक्शन है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया एसिड। एसिड किससे, धातु कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है, धातु कार्बोनेट के रूप में हमारा क्या है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड रूप में, और ये हमारे एक्वस रूप में है। क्या करता है, यहाँ से देखिए जब भी इधर अगर रिएक्टेंट के रूप में CO3 है तो मोस्टली इधर CO2 निकलेगा। ठीक है, CO2 हमने निकाल दिया। जैसे अगर हम लोग इसे समझना चाहें तो जैसे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये किससे रिएक्शन कर रहा है HCl से। क्या बताया है, यहाँ से हमेशा कार्बन अगर CO3 है तो CO2 के रूप में निकलेगा, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन बचा, एक कार्बन निकल गया हमारा CO2 के रूप में, 2 ऑक्सीजन निकल गए, एक ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन इस 2 हाइड्रोजन के साथ निकल के H2O निकाल देगा। अब यहाँ पे जो 2 क्लोरीन है वो कैल्शियम के साथ में मिलकर के कैल्शियम क्लोराइड बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा सॉल्ट हो गया, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, यही हमारा यहाँ पे बना हुआ है। अगर हम लोग बाइकार्बोनेट के रूप में देखें, ये हमारी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगर ये हमारे किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड वैसे ही बनाता है। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं 2 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं तो 2H2O निकाल देता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे कितने 2 CO3 है ना, तो 2 CO2 निकलेगा। अगर रिएक्टेंट में हमारा CO3 है तो मोस्टली हम प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी। अगर यही इधर कार्बन डाइऑक्साइड है रिएक्टेंट के रूप में, तो इधर कार्बोनेट के रूप में कोई ना कोई कंपाउंड बन रहा होगा। ठीक है, अब देखिए धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं धातु ऑक्साइड क्या होते हैं। धातु ऑक्साइड वे होते हैं जब कोई, देखिए नाम से पता चल रहा है धातु का मतलब कोई भी मेटल, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, मतलब कोई भी मेटल क्या होगी ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होगी, वो होंगे हमारे धातु ऑक्साइड। जैसे देखिए ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हो गई धातु, और ये हो गए ऑक्सीजन, ये कहलाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं, अम्ल किसी क्षारीय धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके सॉल्ट तथा जल बनाते हैं। देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड HCl अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सॉल्ट तथा जल। देखिए जल हमने निकाल दिया, यहाँ के 2 हाइड्रोजन निकल गए इस ऑक्सीजन के साथ, यहाँ के जो 2 क्लोरीन है इस कैल्शियम के साथ जुड़ करके कैल्शियम क्लोराइड बना देते हैं।
ठीक है। इसी तरह हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इस H2SO4 से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट बना देता है और ये H2O हमारा निकल जाता है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग यूजेस ऑफ एसिड। एसिड का उपयोग किस रूप में किया जाता है, देखिए तो सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है हमारा बैटरियों में, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है बैटरियों में, लेकिन बैटरियों में हमारे किस अम्ल का यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का। सेकंड है विस्फोटक बनाने में। विस्फोटक बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर है लोहे की चादरों को साफ करने में, जब बनाते हैं उस समय तो लोहे की चादरों को साफ करने में किसका प्रयोग करते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अगला नंबर है औषधि के निर्माण में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं तथा कृत्रिम रेशे के निर्माण में भी इस अम्लों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्षार के बारे में। इस वीडियो में हमने अम्ल के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो चलिए मिलते हैं अगले